छात्र छात्रा, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 18 में हम देखते हैं अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र एवं अधोसंरचना। तो अभी हम अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था कौन कौन से प्रकार की है और अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। आने वाले वीडियो में हम अधोसंरचना के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। हम देखते हैं कि किसी भी देश की जनशक्ति अपने जीवन यापन है तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लगी हुई होती है। मतलब हम जीवन यापन करना है तो हमारी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है। कोई खेती करता है, कोई कारखाने में काम करता है या कोई नौकरी करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने प्रकार के हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र नाम से समझ में आ रहा है कि प्रथम रूप में, जो प्राथमिक रूप है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आती है, प्रश्न में भी पूछा जाता है न्यू टाइप वाले क्वेश्चनों में, 1 नंबर वाले में, कि मान लो कि खेती करना किस गतिविधि है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो खेती करना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खदान से कोयला निकालना, कोयला मतलब प्रकृति ने कोयला दी, उसको हमने निकाला, तो ये खदान से कोयला निकालना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वनों से लकड़ी को प्राप्त करना, वनों से हमने लकड़ी प्राप्त की, ये भी प्राथमिक क्षेत्र है। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और ये पूछा भी जाता है, मान लो पूछा कि पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो आपको नोट करना है प्राथमिक क्षेत्र। मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसी प्रकार द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। मतलब कि जो हमें प्रकृति ने दी थी कच्चा माल, उसको हमने अपने अन्य विनिर्माण कार्य, मतलब निर्माण किया, उसका उद्योग में ले जाकर के उसका निर्माण कार्य किया, तो ये आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे कि सीमेंट, तो हमने जमीन के अंदर से सीमेंट कच्चा माल प्राप्त किया, उसका सीमेंट उद्योग में सीमेंट का निर्माण कार्य हुआ। वैसे ही लोहा, हमें पृथ्वी से खनिज पदार्थ, हमें मतलब लोहा प्राप्त हुआ, लोहे से मशीनें बनाई गई। कपड़ा प्राप्त हुआ, कपास प्राप्त हुआ, कपास से कपड़ा बनाया गया। तो ये विनिर्माण की प्रक्रिया किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार हम देखते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक जो गतिविधियां हैं, उनको, जो कार्य को प्राथमिक और द्वितीयक जो क्षेत्र की गतिविधियां हैं, उससे ये तृतीयक क्षेत्र भिन्न होता है। जैसे कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जो भी कार्य हुआ, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य, मतलब कि परिवहन का कार्य, ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र को। तो सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, या तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, अतः इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कि शिक्षक है, शिक्षक मतलब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। डॉक्टर, वकील, लेखाकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, धोबी, नाई, मोची, परिवहन के साधन, भंडारण, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस, कुरियर और विभिन्न प्रकार की सेवाएं। मतलब कि देखो, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन हुआ और उस उत्पादन के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया गया, तो किसके माध्यम से, परिवहन के माध्यम से। तो ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको नोट करना है। देखिए कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है, तो आपको नोट करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, आपको पहले ही पता है। इसी प्रकार से सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है, तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र है।
सेवा क्षेत्र को समझाइए, अभी परिभाषा बताएं इसकी। डॉक्टर, शिक्षक, नाई, धोबी, वकील आदि की सेवाएं किस प्रकार की कार्य क्षेत्र में आती है? तो आदि की सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राष्ट्रीय आय, मतलब कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में से राष्ट्रीय आय सबसे अधिक किस क्षेत्र से हमें प्राप्त होती है? तो देखिए, आपको एक चक्र के माध्यम से समझाया गया है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? तो ये है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 54%। और उसके बाद में है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 29%। और तीसरा है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि उत्पाद संबंधी क्षेत्र गतिविधियां आती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 17%। तो आपको याद करना है, सेवा क्षेत्र 54%, द्वितीयक में है द्वितीय क्षेत्र 29% योगदान और प्राथमिक क्षेत्र 17% योगदान। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में योगदान है। एक देश की राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए एक देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों का मान निकाला जाता है। इसीलिए सबसे पहले इन क्षेत्रों से प्राप्त उत्पाद के मैट्रिक मूल्य की गणना की जाती है। तदुपरांत उन अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त मैट्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है। इस प्रकार से सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी या राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि एक देश के प्राथमिक क्षेत्र से 10 करोड़, द्वितीय क्षेत्र से 75 करोड़, तृतीय क्षेत्र से 150 करोड़ की आय प्राप्त हुई। अतः कुल इनका योग प्राप्त कर लेंगे तो इनका योग आएगा 325 करोड़ रुपए। ये इस प्रकार से राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। अनुभव यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों से प्राप्त आय में वृद्धि होती है, वहीं उनसे तुलनात्मक योगदान में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, वैसे वैसे कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कम हो जाता है। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता है और द्वितीयक और उसके बाद तृतीय क्षेत्र का योगदान अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि तृतीयक या सेवा क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के क्या कारण हैं। तृतीय क्षेत्र की भागीदारी कैसे बढ़ती है? तो सर्वप्रथम देखें कि स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जिससे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेजी से विस्तार हुआ। देश में अनेक सेवाएं जैसे कि चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां, स्थानीय संस्थाएं और फिर आता है देश में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का वर्षों में तेजी से विस्तार हुआ और औद्योगिक क्रांति के साथ साथ देश में हरित क्रांति भी सफल रही। इससे परिवहन व्यापार और भंडारण, बैंक जैसी सेवाओं की भी मांग में वृद्धि हुई। प्रायः यह भी देखा गया कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति द्वारा अनेक प्रकार की सेवाओं में उपयोग में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होने से व्यक्ति निजी अस्पताल, महंगे स्कूल और बदलते हुए परिवेश के अनुसार नई नई वस्तुओं की खरीदी, परिवहन का उपयोग आदि पर अधिक खर्च करता है। इससे भी सेवा क्षेत्र में वृद्धि होती है। उसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित अनेक नई नई सेवाएं जीवन के लिए आवश्यक हो गई। इससे देश में उपभोग के साथ साथ इन सेवाओं के उत्पादन में भी तीव्र वृद्धि हुई है, जैसे कि ट्यूबलाइट, टेलीफोन, केबल कनेक्शन, मोबाइल फोन, मोटर गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल और कंप्यूटर, इंटरनेट, कॉल सेंटर आदि ने भारत में उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार को बहुत अधिक विस्तृत कर दिया है। वैसे ही वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप
भारतीय एवं पश्चिमी देशों का अत्यधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा। उनकी सोच में परिवर्तन आया। पहले सोच थी कि धन को बचाकर या गाड़ कर रखना है, लेकिन आज भौतिकवाद पनप गया और हर व्यक्ति सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है। सिनेमा, खरीदार और घर की सजावट, स्कूटर, कार आदि वस्तुएं आवश्यक समझी जाने लगी है। आजकल छुट्टियां बिताने, घूमने जाना आवश्यक समझा जाता है, जिससे कि बैंक, बीमा, पर्यटन और परिवहन, होटल आदि सभी सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप सेवा क्षेत्र के योगदान में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार से सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई। अब हम देखते हैं सेवा क्षेत्र का महत्व। तो सेवा क्षेत्र के महत्व क्या है, सेवा क्षेत्र से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले देखिए कि रोजगार की प्राप्ति हुई। सेवा क्षेत्र लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। उदाहरण के लिए देखिए कि भारतीय रेलवे में 15.7 लाख कर्मचारी नियोजित हैं। यह संख्या देश में किसी भी अन्य उपक्रम की तुलना में सर्वाधिक है। तो देखिए रोजगार देता है। यदि स्कूल खोले जा रहे हैं तो शिक्षकों को रोजगार मिल रहा है। हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं तो चिकित्सकों को रोजगार मिल रहा है। यदि फैक्ट्रियां खुल रही है या बैंक खुल रहे हैं तो वहां भी रोजगार मिल रहा है। इस प्रकार से रोजगार में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। सेवा क्षेत्र कम लागत एवं कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन करने में, गुणवत्ता में वृद्धि करने में भी सहायक होता है। यह क्षेत्र दो प्रकार से सहायता पहुंचाता है। एक तो कुशल प्रशिक्षण और स्वस्थ श्रमिक उपलब्ध कराकर उत्पादन में, गुणवत्ता में वृद्धि करता है। बाजार का विस्तार में सहायक। सेवा क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादों को बाजार का विस्तार करने में सहायता प्रदान करते हैं। मान लो कि कश्मीर की सेव आपको कैसे प्राप्त हुई। हम इंग्लैंड में कैमरे खरीदने के लिए भाव कैसे पता करते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन के माध्यम से वस्तुओं को और व्यक्तियों को पहुंचाने का भी कार्य करता है सेवा क्षेत्र। उसी प्रकार हम देखते हैं उद्योगों हेतु वित्त की व्यवस्था। तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं साख का सृजन करती हैं। सभी प्रकार के उद्योगों के लिए पूंजी की पूर्ति करती हैं, चाहे वित्त अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो। तो उद्योगों हेतु वित्त की भी प्राप्ति सेवा क्षेत्र के माध्यम से या तृतीय क्षेत्र के माध्यम से होती है। कृषि उपज की सुरक्षा और कृषि का विकास। हरित क्रांति के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में कृषि का विकास हुआ है और कृषि से जो उपज प्राप्त हो रही है उसको ग्रीन हाउस के माध्यम से सुरक्षित रखा जा रहा है। फिर आता है कि संतुलित आर्थिक विकास। प्रत्येक देश में कुछ क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से विकसित हो जाते हैं और तथा कुछ क्षेत्र पिछड़ जाते हैं, और परिवहन और संचार और वित्तीय सुविधाओं के माध्यम से ये सारे संतुलित विकास के ऊपर देश की सुरक्षा भी सेवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे सैनिकों की सीमाओं तक पहुंचाना, उनकी समुचित व्यवस्था करने के लिए यातायात और संचार साधनों की आवश्यकता होती है। सैनिक सामग्री पहुंचाना, सैनिकों के रखने खाने की व्यवस्था करने, महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाना आदि अनेक कार्य करते हैं। वैसे राष्ट्रीय आय में योगदान सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के आर्थिक विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र का महत्व क्रमशः बढ़ रहा है। आज शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की गतिविधियां बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। पिछले कुछ वर्षों से सेवाओं में निर्यात से भी बड़ी मात्रा में विदेशी आयात प्राप्त हो रहा है या विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। जहाजरानी और इकाई सेवाओं के साथ साथ पर्यटन और वित्तीय सेवाओं में भी हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। हाल ही के वर्षों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इस प्रकार से हम सेवा क्षेत्र का भी महत्व दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और सेवा क्षेत्र के माध्यम से राष्ट्र का विकास तेजी से हो रहा है। इस वीडियो में हमने आर्थिक विकास के क्षेत्रों के बारे में जाना। आने वाले वीडियो में हम आपको अधोसंरचनाओं के बारे में अध्ययन करवाएंगे।
इसलिए इसमें से जो कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं आप उसको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।